Bacho, good morning. In the last class, we have discussed about the how these kingdoms were administered, how the various posts have arranged, and what are the new changes in the army, who were known as Samantas, as well as what are the name of different type of assemblies in the Deccan region. Now we will discuss about some stories of the common people or the ordinary people who was written down by a famous poet Kalidas. Kalidas was known for राइटिंग स्टोरीज थ्रू हिज प्लेस, यानी कि अपने प्ले के थ्रू वह सामान्य बातों को कह दिया करते थे। कालिदास एक पोइट थे। उन्होंने ही एक प्ले लिखा है संस्कृत भाषा में जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। और ये जो प्ले है ये पूरा संस्कृत में लिखा गया है। उस समय पर केवल राजा और राज परिवार के सदस्यों को या इसके अलावा जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उन्हें ही केवल परमिशन होती थी संस्कृत को लिखने, पढ़ने और समझने की। इसके अलावा जो महिलाएं या दूसरे वर्ग के लोग होते थे वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि इस प्ले में खास बात क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है बेटा वो एक तरह की लव स्टोरी है किंग दुष्यंत एंड शकुंतला के बीच में। ठीक है, तो एक बार होता क्या है, थोड़ा सा बुक से एडिशनल नॉलेज भी मैं आपको यहाँ पर कन्वे करूँगा। जो राजा दुष्यंत होते हैं वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और किसी जंगली जानवर के पीछे दौड़ते दौड़ते वो रास्ता भटक जाते हैं, यानी कि अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं। भूख प्यास से बेहाल हो जाते हैं और थक हार कर एक कुटिया में जाते हैं। वहां पर उन्हें शकुंतला मिलती है। वो उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, यानी कि शादी करने के लिए उनके सामने ऑफर रखते हैं। शकुंतला काफी खुश होती है क्योंकि वो एक ऋषि मुनि की पुत्री थी। इससे वो खुश होती है, दोनों का जंगल में विवाह हो जाता है। लेकिन शकुंतला को वापस राजमहल ले जाने के लिए दुष्यंत उस समय पर तैयार नहीं होते हैं। वो शकुंतला को ये समझाते हैं कि पहले मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता को ये इस पूरी इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा कि ये जो मैरिज हुई वो कैसे हुई, किन सरकमस्टांसेस में हुई, और फिर मैं आपको वहां पर बुला पाऊंगा। तो शकुंतला उन्हें कहती है कि अगर मान लीजिए आपको ये समझाने में कई वर्ष बीत गए और आप मुझे भूल गए तो फिर क्या होगा, आप मुझे कैसे पहचानेंगे। तो जो दुष्यंत होते हैं, राजा दुष्यंत, वो उन्हें अपनी एक रिंग देते हैं पहनने के लिए। वो रिंग शकुंतला अपने पास में रख लेती है। इसका हिस्ट्री ये है बच्चों कि किंग दुष्यंत को पहले किसी ऋषि से एक श्राप मिला हुआ था कि वह अपनी पुरानी बातों को भूल जाएंगे, लेकिन जब उस इंसिडेंट से जुड़ी हुई कोई चीज़ उनके सामने आएगी तो उनकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। तो अपनी वो रिंग शकुंतला को देकर किंग दुष्यंत अपने वापस राजमहल में लौट जाते हैं और अपना काम वापस से करने लग जाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं और उस श्राप की वजह से किंग दुष्यंत की मेमोरी से वो शकुंतला वाला चैप्टर हट जाता है, यानी कि वो उनके दिमाग में रहता ही नहीं है कि हमने ऐसा कोई मैरिज की भी है। कुछ वर्ष बीतने के बाद में शकुंतला एक नदी के किनारे राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई लेटी हुई रहती है और उनका जो एक हाथ होता है वो उस हाथ से पानी की लहरों को या पानी में हाथ डाल के ऐसे पानी को आगे बहाती रहती है। अचानक से पानी के तेज बहाव की वजह से उनकी ये रिंग खुलकर उस नदी में गिर जाती है और नदी में जो मछलियाँ होती है, एक मछली के पेट में वो रिंग चली जाती है। कुछ समय के बाद में वहाँ पर एक मछुआरा आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए
और उसके जाल में वह मछली भी फंस जाती है जिसके पेट में शकुंतला की रिंग गिर के उसके पेट में चली गई थी। और वो रिंग किससे बिलोंग करती है? राजा दुष्यंत को। घर जाकर मछुआरा सभी मछलियों को काटता पीटता है और एक मछली के पेट में देखता है तो उसमें वो हीरा जड़ित उसे वो अंगूठी मिलती है। वो काफ़ी प्रसन्न होता है कि बाजार में बेचकर इसके काफ़ी अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन वो अंगूठी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो समझ जाता है कि ये जरूर राजा की होगी। तो उसे ये भी डर रहता है कि कहीं मैं इसे बेचने जाऊं और राजा के सिपाही मुझे ना पकड़ ले। तो सीधा राजा के पास ही उस अंगूठी को लेकर जाता है। दरबान उसे राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा उस अंगूठी को देखते से ही पहचान जाता है और उस मछुआरे को और दरबान को ढेर सारा इनाम देते हैं। राजा दुष्यंत उस अंगूठी को लेकर जैसे उनकी मेमोरी वापस आती है वो शकुंतला से मिलने आते हैं और उसे अच्छे से वेलकम करते हुए अपने राज परिवार में लेकर जाते हैं और अपनी पत्नी का दर्जा देते हैं, रानी वहाँ पर बनाते हैं। ये सारी स्टोरी जो प्ले के माध्यम से है ना, नाटक के माध्यम से कालिदास ने अपने जो प्ले है उनका, उस प्ले का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें मेंशन की है। अब दो तीन बातें और रह गई है इस चैप्टर में, आइए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद हो मैंने चाइनीज ट्रेवलर्स पिलग्रिम्स के बारे में बात की थी, जिसमें एक ट्रेवलर थे फाजियान करके, है ना। तो जब फाजियान भारत में आए तो उन्होंने भारत में काफ़ी लंबा समय बिताया। वो जगह जगह पर रुके और उन्होंने ये बताया बेटा कि जो अनटचेबल्स थे, अनटचेबल्स की उस समय पर क्या दशा थी, है ना, उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता था, ये फाजियान ने अपने शब्दों में लिखा है ना, मनुस्क्रिप्ट्स में लिखा है, जिन्हें बाद में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सप्लोर किया गया। फाजियान ने बताया कि जब भी कोई अनटचेबल बाजार में निकलता था तो उससे कहा जाता था कि वह अपने हाथ में एक स्टिक को रखेगा और उस स्टिक को वो धरती पर ऐसे स्ट्राइक करता हुआ चलेगा, यानी कि चोट मारता हुआ चलेगा। तो उस स्ट्राइक को जब वो ज़मीन पर पटकेगा तो उससे आवाज़ होगी और उस आवाज़ से आसपास के लोग ये समझ जाते थे कि कोई अनटचेबल उस रास्ते से आ रहा है और वो सब लोग उस रास्ते से हट जाते थे ताकि वो उसको छू ना पाए, क्योंकि उस समय पर अनटचेबल्स को छूना एक तरह से अपवित्र माना जाता था। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स विच इज एक्सप्लेन्ड इन द वर्ड्स ऑफ फाजियान। इसके अलावा एक और पोएट हुए बाणभट्ट, है ना, इनके बारे में भी पढ़ा है मैंने। बता सकते हैं किस किंग के कोर्ट में थे ये? हर्षवर्धना के कोर्ट में थे। तो उन्होंने बताया है कि उस समय पर राजाओं की जो आर्मी हुआ करती थी वो कितनी बड़ी होती थी। जब भी राजा किसी मिलिट्री एक्सपीडिशन यानी कि सैन्य अभियान पर जाया करते थे तो न केवल हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक होते थे, बल्कि राजा की जरूरत के सभी सामान उस लवाजमे के साथ में, उस सेना के साथ में चला करते थे। जैसे राजाओं को जिन भी पॉट्स की, पैन की, फर्नीचर की, है ना, फुट स्टूल्स हो गए, जो भी वो खाना खाते हैं, जैसे खाने में अगर वो मीट खाते हैं तो सभी प्रकार के एनिमल्स जैसे गॉट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स, है ना, इन सभी को कार्ट्स में यानी कि बुलक कार्ट्स में या एनिमल्स जैसे कैमल्स और एलिफेंट्स की पीठ पर लाद कर साथ में ले जाया जाता था। और जब ये पूरी सेना चलती थी तो एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिशियंस भी अपने साथ में राजा लेकर चलता था। जो जैसे जैसे वो सेना चलती जाती थी म्यूजिशियंस ड्रम बजाते हुए चला करते थे, है ना। जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स और बाजा वगैरह जो होता है, ट्रम्पेट्स जिसे कहा जाता है, वो अपने साथ में लेकर चला करते थे। इस ध्वनि से, इस साउंड से, जिस गांव से वो लोग गुजरते थे वहाँ के लोग समझ जाया करते थे कि राजा का पूरा लवाजमा चला हुआ आ रहा है। और उस गांव के लोग जो उस पूरे सैन्य अभियान में जो भी लोग शामिल हैं, राजा भी शामिल है, उन सब की आओ भगत किया करते थे, यानी कि अच्छे से वेलकम उन्हें किया करते थे, ग्रीट किया करते थे। ग्रीट मतलब स्वागत करना।
और जो भी उनके पास होता था है ना गांव में, जैसे जो दही है, गुड़ है, या फूल है, या जो भी जानवर है उनके लिए चारा है, जो भी उनके पास अवेलेबल होता था उसे वो लोग उनके लिए ऑफर करते थे खाने पीने के लिए। इसके अलावा कई लोग रास्ते में अपनी जो एप्लीकेशंस होती थी है ना, पैटिशन है ना, पैटिशन यानी कि सुनवाई, राजा सुनवाई भी करता था। यानी कि अगर किसी की शिकायत आ रही है, कोई शिकायत करना चाहता है, कोई किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है, वह लोग भी रास्तों में राजा से मिला करते थे। इसके अलावा एक बात और बताई गई है कि जब भी वो पूरा काफिला, राजा का काफिला निकल जाया करता था, तो उसके पीछे काफी लंबे समय तक ऐसा लगता था जैसे कोई धूल का गुबार, यानी कि क्लाउड ऑफ डस्ट जनरेट हो गया है। क्योंकि जब इतने सारे हाथी और घोड़े और पैदल सैनिक, कोई रास्ता तो था नहीं, कोई डंबर वाला रोड तो था नहीं, हाईवेज तो थे नहीं, जंगल या खेत ही हुआ करते थे। तो उन खेतों में से जब वो निकल कर जाते थे तो सभी फसलें वो हाथी खराब भी कर देते थे, उनके पैरों के नीचे वो सारी फसलें बर्बाद भी हो जाती थी, और पूरी डस्ट ही डस्ट पूरे रास्ते में हो जाती थी। ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है बाण भट्ट ने। इसके अलावा हम एक लास्ट टॉपिक एल्सवेयर में पढ़ने जा रहे हैं, इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपने पेज नंबर 84-85 पर जाइएगा, वहाँ पर मैप नंबर 6 है, अरेबिया, अरब करके एक देश है ना, जो जहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो व्यापारी थे, यानी कि अरब के जो व्यापारी थे, वो एक तरह से इंटरमीडिएटरी थे है ना। यानी कि भारत का, इंडिया का जो भी व्यापार यूरोप या रोम के साथ होता था, वो अरब से ही होकर जाया करता था। इसलिए वहाँ के जो ट्रेडर्स होते थे वो अपने साथ में कैमल्स को रखा करते थे। अब कैमल्स ही क्यों? क्योंकि डेजर्ट काफी सूखा इलाका होता है बच्चों, और वहां पर पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। और कैमल ऐसा जानवर होता है जो काफी लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है ना, क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखता है अपने पेट में। उसके अंदर एक पॉकेट रहती है जिसमें वो पानी स्टोर करके रखता है, और जब भी जरूरत होती है वो उसमें से पानी पीता रहता है। मतलब उसे बार बार पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो रेगिस्तान में वो जो कैमल्स होते थे वो उन ट्रेडर्स के लिए काफी काम में आया करते थे। इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1400 ईयर्स एगो, यानी कि 1400 साल पहले, प्रॉफिट मोहम्मद है ना, प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा मैसेंजर ऑफ गॉड है ना, दूत जिसे हम कहते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नए धर्म की शुरुआत की जिस अरब में, जिसका नाम दिया गया इस्लाम। और इस धर्म ने, यानी कि इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी की तरह ही समानता और एकता पर जोर दिया। यानी कि सभी लोगों को समान समझा जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी भी कल्चर के हों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सभी को समान और एक साथ रहने की बातें इस धर्म में की गई हैं। और सैकड़ों सालों के बाद में ये धर्म धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान होता हुआ भारत तक पहुंचा। भारत तक कैसे पहुंचा? जो अरब के ट्रेडर्स थे उन्हीं के थ्रू ये रिलीजन भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर धीरे धीरे भारत के अरब और भारत से ट्रेड कहाँ होता था? ये जो कोस्टल इलाके होते हैं है ना, ये जो कोस्ट, समुद्र के पास वाले इलाकों को कहा जाता है कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल सेटलमेंट वाले जो एरियाज थे, यहाँ पर धीरे धीरे इस्लाम डेवलप होने लगा, इस्लाम रिलीजन डेवलप होने लगा। और फिर जो अरब के जो सैनिक थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 1300 साल पहले सिंध इलाका, जो आज वर्तमान में एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, उस पर कंट्रोल कर लिया और उस इलाके को भी अपने अरब में ही शामिल कर लिया। तो ये था बच्चों आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं कल वाली क्लास में इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूँगा, उन्हें आप अपनी बुक में अच्छे से नोटेड डाउन करिएगा बच्चों। और फिर मंडे से हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जो कि लास्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।